नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का टूरिज्म को लेकर बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में बनेंगे 9 नए टूरिस्ट स्पॉट्स। वीसीजेडीए को सीएम की चुनौती, कहा सभी एनक्रोचर्स की लिस्ट करो जारी। संघर्ष समिति ने किया शंखनाद। श्री रघुनाथ मंदिर से शुरू हुआ माता वैष्णो देवी एमबीबीएस सीट्स का संघर्ष। रामबन डिजास्टर्स विक्टिम के लिए बनेंगे नए घर। एलजी ने 189 घरों का रखा नींव पत्थर। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का असर। जोजिला पास सबसे ठंडा इलाका। जम्मू में पहाड़ी इलाकों में भी ठंड जबरदस्त। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला ने टूरिज्म को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कहा है कि जम्मू कश्मीर में नए 9 टूरिस्ट स्पॉट्स बनेंगे। तो दीपक जी, कौन से होंगे ये टूरिस्ट स्पॉट्स, कहाँ बनेंगे और क्या डिटेल्स है इसको लेकर? आकांक्षा, पहले तो एक बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर की बैकबोन ही टूरिज्म माना जाता है। और यहाँ तो बहुत पुराना यही चलन है कि सैलानी जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा जम्मू कश्मीर फ्लरिश करेगा, इकोनॉमिकली और आगे बढ़ेगा और यहाँ लोगों का रोजगार चलेगा। और इस समय जो जम्मू कश्मीर में सरकार है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है। तो मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आज आया है कि जम्मू कश्मीर में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, यानी कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप किए जाएंगे जो लंबे समय तक सस्टेन करें और खास तौर पे ऑल वेदर टूरिस्ट स्पॉट हो। क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर में मौसम के हालात रहते हैं, गर्मी जम्मू में ज्यादा पड़ती है, सर्दी कश्मीर में ज्यादा पड़ती है, कई बार स्नोफॉल के कारण या बाकी चीजों के कारण स्पॉट्स बंद रहते हैं। तो ऐसे में अगर सस्टेनेबल टूरिस्ट स्पॉट बने जहां पर आप 12 महीने जा सको तो वो ज्यादा बेहतर रहते हैं, जहां रूट सही हो। तो 9 नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनेंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और इसके साथ साथ अब ये 9 टूरिस्ट स्पॉट कहाँ होंगे, लोकेशंस क्या होंगी और इसमें से जम्मू रीजन में कितने होंगे, कश्मीर रीजन में कितने होंगे, ये भी साफ नहीं किया, मगर 9 टूरिस्ट स्पॉट्स नए बनेंगे, इतना उन्होंने बयान दे दिया है। और जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। और साथ ही साथ क्या जो अनएक्सप्लोर टूरिस्ट स्पॉट्स थे उनको डेवलप किया जा रहा है या फिर नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि कुछ नई लोकेशंस को जांचा गया है। इसको लेकर अभी जो है सारा कुछ स्थिति साफ नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के बढ़ावे के लिए मुख्यमंत्री का 1 साल की सरकार चलाने के बाद पहला बड़ा फैसला है। और अगर 9 टूरिस्ट स्पॉट नए बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में सैलानियों का आना ज्यादा बढ़ेगा और जो जम्मू कश्मीर के लिए कुल मिला के एक अच्छी बात है। अब जब बात सीएम की चली रही है तो उन्होंने वीसीजेडीए को भी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि एनक्रोचर्स की पूरी लिस्ट जो है वो जारी की जाए। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए इस चीज को लेकर भी? अब वो देखो, मुख्यमंत्री ने अपनी बहुत हेल्पलेसनेस शो की थी जब उन्हें मीडिया ने कश्मीर में कल और परसों सवाल किए थे कि कंगन इलाका हो या जम्मू इलाका हो, वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई और सिलेक्टिव ड्राइव हुई, ऐसे आरोप लगे। और उमर साहब ने साफ तौर पे जो सीएम भी हैं और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो जब एक चीफ मिनिस्टर ऐसा कह रहा है और एक मिनिस्टर कंसर्न भी वो है, वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है, फिर उन्होंने आरोप ये लगाया कि क्योंकि जम्मू जेडीए हो, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या जेएमसी हो या एसएमसी हो, उन्हें इनके सीईओ लगाने के लिए, वीसीज लगाने के लिए पूछा ही नहीं जाता। तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं, हालांकि उनके पास डायरेक्ट इख्तियार तो नहीं है उनको उन ऑफिसर्स को लगाने के जो आईएएस रैंक पे हैं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं आज एक सवाल उठा दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से सफाई देते हुए चैलेंज कर दिया है बीसीजेडीए को और ये कहा है कि आप कुल मिलाकर जितने भी एनक्रोचर्स जेडीए के लैंड के हैं उनकी एक लिस्ट जारी करिए ताकि साफ हो पाए कि किस शख्स के पास कितनी जमीन है। और ये मैं आपको बात बता दूं कि अगर ये जाहिर होती है लिस्ट, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस ही होंगे, पहले भी ऐसे होता रहा है। फिर बात ये आ जाती है कि आप अपनी पार्टी के लोगों को छुपाइए और दूसरी पार्टी के लोगों को उजागर करिए। मगर उमर साहब को ये समझना होगा कि अगर वो वाकई में बहुत क्लियर है इस मामले को लेकर कि वाकई वो चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चले और जो एनक्रोचमेंट वो हटाई जाए, तो फिर उमर साहब
खुलकर सामने आए और लिस्ट जारी करवाएं और साथ में एनक्रोचमेंट हटाने का प्रोसेस भी शुरू करें, तब लोग ये मानेंगे कि वाकई सीएम साहब जो हैं बिल्कुल ऑनेस्ट है इस मामले को लेकर। अदरवाइज इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी तो जम्मू के सुंजवा पर, चौदी में, इस इलाके में जब भी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होती थी तो पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी जो है खुलकर सामने आते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी ओर उमर साहब ने एक और बात भी कही है कि कहीं भी हम एनक्रोचमेंट के फेवर में नहीं है, तो जो आप नहीं है तो फिर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आप कंसर्न मिनिस्टर भी हैं। तो अब उमर साहब कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या वो अपने ही डिपार्टमेंट को जो चैलेंज कर रहे हैं क्या उसको लेकर एक्शन भी लेते हैं, नहीं तो ये आने वाला समय बताएगा। जी। अब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एमबीबीएस सीट्स को लेकर जो संघर्ष समिति बनी थी, उन्होंने आज शंखनाद किया है। तो दीपक जी, रघुनाथ मंदिर से आज उनका संघर्ष स्टार्ट हुआ है। देखिए, संघर्ष समिति बनाई गई थी और शंखनाद का मतलब होता है कि शुरुआत। तो शुरुआत जो है माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है एमबीबीएस की जो सीट्स का इशू चल रहा है उसको लेकर शंखनाद जो है वो रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर से शुरू हुआ। इंदिरा चौक तक एक प्रोटेस्ट निकाला गया। संघर्ष समिति के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित थे। अब बड़ी बात यह है कि संघर्ष समिति किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर श्राइन बोर्ड के सामने अपनी बातें रखती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है शायद 1-2 दिन में संघर्ष समिति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और शायद तब तक श्राइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि शायद इस मसले को थोड़ा सुलझाया जाए, मगर अभी तक सुलझता हुआ नजर आ नहीं रहा क्योंकि बीच के रास्ते बहुत कम हैं। अब देखना यह होगा कि संघर्ष समिति कौन से पॉइंट रखती है, मगर बड़ी बात यह थी कि संघर्ष समिति जो है पहले कुछ समय देगी शायद श्राइन बोर्ड को, और ऐसा नहीं है कि आंदोलन को शुरू करेंगे सीधे, कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद ही अगला फैसला जो है वो लिया जाएगा। जी। अब बात करें रामबन डिजास्टर के जो विक्टिम्स थे उनके लिए घर बनाने की, तो एलजी ने कहा है कि उनके लिए 189 नए घर बनाए जाएंगे और आज उन्होंने नींव पत्थर भी रखा है। तो दीपक जी, कब तक बनकर तैयार होंगे इनके ये घर? पहले तो एक अच्छी खबर है आकांक्षा, एक राहत भरी खबर है। दरअसल रामबन में 2 बार डिजास्टर हुआ है। क्लाउड बर्स्टिंग का इंसिडेंट 2024 में भी हुआ, 2025 में भी हमने देखा। रामबन के लोगों ने बहुत दुख दर्द झेला है इसमें, और 189 लोगों के मकान चले गए थे, यानी कि 200 के करीब करीब, बहुत ज्यादा बड़ी फिगर होती है। और लोगों के जब आशियाने छिन जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो कितने दर्द में है। और अब सरकार का, दरअसल ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर को बेनिफिट मिल रहा है, और ये हमें थैंक्स करना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि ऐसा स्टेप लिया है। पहले पुंछ में, फिर राजौरी में, और अब रामबन की बारी आई। और रामबन में 199 जो मकान है ये दरअसल 3 बेडरूम फ्लैट होंगे और इनको 6 महीने के बीच में बनके तैयार किया जाएगा। और ये आने वाले नए साल में 2026 में मई जून तक ये बनके रेडी होंगे, और उसके बाद ये अलॉट कर दिए जाएंगे उन विक्टिम्स को जिनके घर छीन गए थे। तो एक अच्छी राहत भरी खबर रामबन के उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले करीबन 1.5-2 साल में बहुत दर्द झेला है। जी बिल्कुल। अब बात करें मौसम की, तो जम्मू कश्मीर में इस समय शीत लहर का जो आलम है वो देखने मिल रहा है, और जो जिला पास जो है वो सबसे ठंडा इलाका जो है वो इस टाइम पे नोटिस किया गया है। और दीपक जी, जम्मू के पहाड़ी एरियाज में भी इस टाइम काफी ठंड पड़ रही है, तो इसको लेकर आप क्या बोलोगे? देखो आकांक्षा जी, शीतलहर जो है वो शुरू हो चुकी है जम्मू में, अच्छी खासी जम्मू कश्मीर में। और जोजिला पास जो कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ता है, हमारा आखिरी स्पॉट है कश्मीर का। पहले जब अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो तब लद्दाख भी हमारा हिस्सा था, तो तब भी कश्मीर का आखिरी स्पॉट है और काफी ऊंचाई पर जोजिला पास है। और अगर आप वहां गर्मियों में भी जाते हैं तो भी आपको ठंडक फील होती है, अच्छी खासी सर्दी वहां पर होती है। और जोजिला पास में आज का जो टेम्परेचर है वो -16 डिग्री है, यानी कि -16 डिग्री। और जोजिला कारगिल और लेह दोनों इलाकों से ज्यादा ठंडा है। और जो हमारे पास डिटेल है उस हिसाब से देखा जाए तो श्रीनगर में जो पारा है वो -3 डिग्री चला गया है नीचे। हालांकि कल से थोड़ा सा बेटर हुआ है, कल -4 था, मगर फिर भी पाम्पोर जो श्रीनगर से पहले पड़ता है बिल्कुल, वो -6 डिग्री है। और जम्मू के भी काफी सारे इलाकों में अब सर्दी बढ़ गई है, जैसे राजौरी में 1.2 डिग्री सेल्सियस कल रात का टेम्परेचर था, उधमपुर में 4 डिग्री, बनिहाल -3 डिग्री, जम्मू में भी 9 डिग्री अब आज दिन का मौसम भी है। तो कहीं ना कहीं अब 10 से नीचे जब जम्मू में पारा आता है तो जम्मू के हिसाब से अच्छी खासी सर्दी होती है, क्योंकि जम्मू में 3 या 4 डिग्री तक पारा जाता है और अच्छी ठंडक यहाँ रहती है। यहाँ नॉर्मली माइनस में कभी गया नहीं, 0 भी कभी रेयरली होता है। और उस हिसाब से
देखा जाए तो अगर हम बर्फबारी या उसके हिसाब से देखें, बारिश के हिसाब से, तो पिछले साल 2024 में 27 दिसंबर को पहला स्नोफॉल हुआ था और इस बार करीबन 1 महीना पहले उतनी सर्दी आ गई है। तो अच्छी खासी सर्दी पड़ने की उम्मीद है और लोगों के चेहरों पर खुशी भी है कि सर्दी इस बार अच्छी होगी, थोड़ा लॉन्ग विंटर्स होंगे। नॉर्मली सर्दी कम होती जा रही थी और गर्मी बढ़ती जा रही थी, मगर बारिश या बर्फबारी का लोगों को इंतजार है, क्योंकि सही सर्दी उसी को माना जाता है जब एक बारिश या फिर एक स्नोफॉल हो जाए। जी आकांक्षा, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। थैंक यू। और अब थॉट ऑफ द डे। रिश्ता वही गहरा होता है जो दो तरफा हो, एक तरफ से तो ट्रैफिक ही सही चलती है, जज्बात नहीं, तो इसीलिए रिश्तों में गर्माहट रखिए। ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।